गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई नो कि आप सब बढ़िया हो गए। और अब मैथ्स का पहला पार्ट, जो हमारा कमर्शियल स्टडीज आईसीएससी का पेपर था क्लास 10th, उसका मैं फर्स्ट पार्ट आप लोग के लिए आया था, जिसमें मैंने केवल जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है उसी के ऊपर डिस्कशन किया था। आई हैव बीन डिस्कस्ड हाउ टू मेक अ ट्रायल बैलेंस, द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड एट द एंड मैंने आपको आंसर भी दिखाया था उसका। और अब तो ये भी बात है कि आप सबके पेपर के रिजल्ट भी आउट हो गए हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपने कितना अच्छा किया है। एंड आई होप कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। सो अभी ये सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का। तो इसमें मैंने जनरली, क्योंकि मुझे लग आई नो दैट डूइंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेकिंग इट इज द, आई थिंक, द बिग टास्क। और इसके बाद अब कुछ ज्यादा बचता नहीं है, बस अब एमसीक्यू डिस्कशन है मेरी तरफ से। एंड रेस्ट द पेपर ओवरव्यू। मैं आपको एक बार पेपर ओवरव्यू दिखा दूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द आईसीएससी इज आस्क्ड एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन इट। सो मेजर आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। डू वॉच इट ऑल्सो, बिकॉज वो आपका मेरे ख्याल से बेस है, क्योंकि वो 11th 12th अगर आप कॉमर्स लोगे तो वही काम आना है। आपको वही सरवाइव करना पड़ेगा। देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, डेप्रिसिएशन, मेकिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द बिग बिग क्वेश्चंस, द एडजस्टमेंट, जो आप देखोगे कि एडजस्ट करना पड़ता है परचेजेस में, सेल्स में, क्लोजिंग स्टॉक में, काफी एडजस्टमेंट्स हैं। तो वो मेन है। और ये तो एमसीक्यू है बस, कि आपको आंसर पता चल जाए। और जो आपके जूनियर्स हैं जो 10th में आए हैं उनको पता चल जाए कि ये यूट्यूब वीडियो है, उसमें एमसीक्यू है एंड ऑल्सो द पेपर ओवरव्यू। So let's start into the video. It's gonna be just a small. So ये हमारा कमर्शियल स्टडीज का ऐसे पेपर था। एक बार आप देख सकते हैं पूरा। ये जस्ट ऐसा ही पेपर होता है हर बार की तरह। और ये सेक्शन ए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 40 मार्क्स, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। एमसीक्यू का देखिए, पहला ये कि चूज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऐसे देखिए, पहला ही जब हल्का ही सब पढ़ेंगे, लिखा प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल। गलत। प्रोडक्ट्स तो टेंजिबल्स होते हैं। टेंजिबल मीन समथिंग विच वी कैन टच एंड फील। प्रोडक्ट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। प्रोडक्ट्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो फिर और क्या ट्रांसफर होगा। प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। अरे भाई, प्रोडक्ट्स ही स्टोर्ड होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जैसे मैंने पढ़ा, प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल। हाँ, ड्यूरेबल मीन्स दैट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वेर एज सर्विसेज आर पेरिशेबल, कि अगर सर्विसेज को ज्यादा देर तक हम लोग रोक नहीं सकते। अब जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डॉक्टर से हम लोग सर्विस लेने जाते हैं, तो एक अपॉइंटमेंट का एक टाइम है। अब ये नहीं कि आप डॉक्टर की सर्विस को कह दोगे अरे नहीं भाई अभी मैं नहीं आता, अब रुक के आऊंगा 1 महीने बाद। आप उसको रोक नहीं सकते। अगर वो एक अपॉइंट टाइम के अंदर है, सो यू हैव टू अवेल दैट सर्विस। सो दैट व्हाई इट इज रिटन दैट सर्विसेज आर पेरिशेबल, कि आपको उस टाइम लिमिट के अंदर वो सर्विस को लेना है। सर्विस स्टोर नहीं हो सकती है। सेकंड होप ये अच्छा आया होगा, क्योंकि आपको बस एक एक लाइन पढ़ना है और हटना है। जैसे प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल, तुरंत हट गए। नॉन ट्रांसफरेबल, अरे भाई कैसे ट्रांसफरेबल होती, तो आपको पूरा पूरा नहीं जाना। ₹600 spent on repairing a machine in a firm is treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो 11th में आएगा। जब एक नई मशीन आती है, व्हेन अ न्यू मशीन इज ब्रिंग इनटू द कंपनी, तो उस पे जो खर्चा होता है उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, बहुत बार ये टर्म आपको यूज होगा क्लास 11th में, डेप्रिसिएशन चैप्टर। और पूरी लाइफ भर काम आएगा जब आप अकाउंट्स के टर्म्स में भरोगे, आगे स्टडी करोगे इन अकाउंट्स। जब इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं तो वो प्रोडक्ट के मशीन के साथ ऐड होते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। पर जब आप रिपेयर करा रहे हो, तो रिपेयर तो मशीनरी में होती रहती है। आए दिन मशीनरी खराब होती है, थोड़े थोड़े रिपेयर्स होते रहते हैं। और 600 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग अ मशीन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिंपल सही है, कैपिटल नहीं जाएगा, रेवेन्यू जाएगा। अगर आप क्लास 11th में जब आओगे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, मतलब नई नई मशीन आई उसको इंस्टॉल कराना है, तो वो कैपिटल है। ये आंसर एकदम सही है, रेवेन्यू। ये एक स्टूडेंट ही का है जिसने मुझे दिया है क्लास 10th में। अब इमेज, साथ साथ इमेज समझ में आ रही है। डिस्काउंट वाउचर है और सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन क्या है कि जैसे एक टूथब्रश के साथ एक टूथब्रश फ्री, फ्री बाय वन गेट वन फ्री। तो यही सब सेल्स प्रमोशन होते हैं। उसमें ये है क्या, ये तो साफ साफ कूपन दिख रहा है। टिक मारा, मूव फॉरवर्ड। अब असर्शन रीजन है, बहुत ही अच्छा असर्शन रीजन पूछा गया है। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन
पोर्शन ऑफ इट्स डिपॉजिट एज कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। अब क्या होता है कि हर कमर्शियल बैंक्स को दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर मींस कैश रिजर्व्स रेशियो और एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स। एसएलआर, तो सीआरआर एंड एसएलआर में फर्क क्या है कि सीआरआर है वो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, उसका रेट जनरली 4.5 समथिंग ऐसे इस समय चल रहा है, ऐसे ही होता है 4 से 5 के बीच में, 3 to 5 के बीच में। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स। तो वो क्या होता है, नहीं रिजर्व्स या रेशियो जो भी आप कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है एंड इट इज जनरली अबाउट 21-22% ऐसे होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसे 18 to 22 ऐसे ही होता है। तो बस यही है। तो अब इसमें क्या लिखा है कि कैश रिजर्व्स इनेबल द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स। एकदम सही असर्शन और रीजन है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जो कैश रिजर्व्स रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक ऐसा कर क्यों रहा है, ताकि वो रेगुलेट कर सके मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी, जो भी क्रेडिट कंट्रोल कर सके। आप काफी डिटेल में क्लास 12th में फिर से पढ़ोगे, अभी शायद पढ़ के आ रहोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं इसके अंदर। इसमें आप सीआरआर, एसएलआर, एक दो और होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, तो ये आप सब पढ़ के आए हो और भी 12th में थोड़ा और डीप डाइव करोगे इसमें। तो इसका बहुत सही है कि बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. While Jinnah was in Delhi for an official meeting, her mother is rushed to a hospital for an emergency in Goa. Jinnah needs to reach her mother। सबसे तेज एयर ट्रांसपोर्ट, बहुत बच्चों वाला सवाल। A cosmetic product may cause allergy to sensitive skin. This information is not disclosed on the packaging by the producer. Which act would deal with this issue? तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या करेगा, सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, ये भी बहुत इजी, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 जो भी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शायद 1949 ही चल रहा है। इन दोनों का मुझे एक्ट पता नहीं है क्या है, आप देख लीजिएगा। वैसे एक्ट की कोई जरूरत नहीं, इजी, इट्स जस्ट इजी। एन एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रेचुटी। ट्रू, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, इस एम्प्लॉयर की तरफ से होती है। ग्रेचुटी में नहीं करता, प्रोविडेंट फंड में दोनों शायद थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते हैं, पर ग्रेचुटी में नहीं। मैं इसलिए एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ नॉलेज चली जाए, ये नहीं कि बस आंसर दे दिया और फिर काम खत्म। थोड़ा सा आप लोगे तो उसमें आपका फायदा है, क्योंकि आप याद लंबे समय तक रह पाएगा। होल्डर्स ऑफ, अब देखिए फिर एसेशन इधर एक और पूछा गया कि होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क बेयरर्स इन द कंपनी। एकदम सही बात है, एक वर्ड आपने सुना होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर सिंक एंड स्विम विद द कंपनी, कि डूबते भी हैं कंपनी के सहारे और तैरते भी कंपनी के ही सहारे हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। अरे वोटिंग राइट्स होते हैं तभी तो वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वरना वो फिर डिबेंचर्स होल्डर ना बन जाए। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एकदम जब आर फॉल्स हो तब तुरंत यही वाला आंसर देखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ERP module means enterprise resource planning which helps to manage employee information, track employee record like performance reviews, job descriptions and attendances maintained by HR मॉड्यूल। एकदम भाई परचेज मॉड्यूल तो परचेज देखेगा कि क्या आ रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक के लिए डील करेगा, फाइनेंस देखेगा कि फाइनेंस कंट्रोल हो रही है। तो एचआर का ही काम है कि वो देखता है कि भाई एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब इसको कौन सी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एम्प्लॉय की अटेंडेंस क्या चल रही है, और मैनेज करते हैं एम्प्लॉय को। तो एचआर का ही मेन काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी आपको एक वर्ड पता होना चाहिए कि इंडेमनिटी मतलब कि हम उस चीज का लॉस भर सकते हैं कि नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई चीज हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने कराया है तो यस उसका लॉस हम पे कर सकते हैं जो उसको हेल्थ इशू हुआ है, पर लाइफ इंश्योरेंस का कोई लॉस नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक बहुत आपने वर्ड कई बार पढ़ा होगी, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब लाइफ जो आपको लॉस हुई है, जो मतलब लाइफ आपने खोई है, उसका कोई आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते, मतलब उसका कोई आप पैसे से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बाकी फायर होगी तो जिस जितना आप लॉस हुआ आपको इंडेमनिटी उसका लॉस मिल जाएगा। मेरीन इंश्योरेंस जो शिप्स में होता है उसका भी आपको लॉस मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस जितनी हेल्थ खराब हुई उसका लॉस मिल जाएगा। पर इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते भाई, मतलब पैसे मूल्य नहीं है लाइफ का। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
ये थोड़ा सा हल्का ब्लर है, आपको दिखाई देगा। तो राजू हैज बीन सिलेक्टेड एज अ प्लम्बर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही मस्ट अंडरगो। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, बिकॉज जितने भी हम लोग की टेक्निकल ट्रेनिंग होती है ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं। अधिकतर इसका ड्यूरेशन 1 मंथ 1 ईयर होता है, सॉरी। और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। जॉब रोटेशन तो अलग है, मतलब रोटेशन ऑफ जॉब्स, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। क्लासरूम ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एक प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जॉब टाइप पर। ये तो प्लम्बर, जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप अच्छे प्लम्बर बन नहीं सकते। यू कैन नॉट बी अ गुड प्लम्बर इफ यू डू नॉट अंडरगो द प्रैक्टिकल अंडर ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल अंडर ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ही इसका आंसर है। अब बजट्स आर वेरी यूजफुल इन मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू इन दिस कंटेक्स्ट। कि बजट्स बहुत यूजफुल है। हाँ, द पर्पस ऑफ द बजट इज टू सेट द टारगेट। अब आप बजट बनाओगे तभी तो आप टारगेट रख पाओगे। आप बजट बना रहे हो कि आज मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, तो एक टारगेट सेट है और उसी को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो कि भाई किस समय क्या चीज करनी है। अच्छा, अकाउंट्स है तो शाम को पढ़ लेंगे, कॉमर्स याद नहीं होती तो सुबह पढ़ लेते हैं, तो ये एलोकेशन है रिसोर्सेज का। बजट्स डू नॉट अलाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन तो मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ये कैसी बात है कि बजट्स डू नॉट अलाउ। बजट्स हेल्प्स टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर सेम लाइन। तो वही बात है कि बजट्स ये कब बताता है कि हम लोग दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दे। बजट्स ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी टू अ बिजनेस फर्म। अगर आप कोई बजट बनाओगे कि आज मुझे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, तो एफिशिएंसी लाएगा। आप जहां आप टारगेट सेट करोगे, अभी आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, जब बोर्ड आने वाले होते हैं तो यू हैव टू मेक अ प्लान। तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर आप 1 घंटा थोड़ा कम पढ़, अगर ऐसे ही प्लान बनाओगे कि दिन में पढ़ लेंगे जितना टाइम मिलेगा, तो नहीं, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। बच्चे ने टिक तो किया, ये शायद एक लाइट सा मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर इसका आंसर बी है, पता नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन इन, बी ही आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। वाटर वाले तो कुछ करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यही पोल्यूशन होता है। जैसे सीपीसीबी, सीपीसीबी, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, जितना भी है सारे कवर होते हैं। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जैसा मैंने कहा ट्रेडिंग वाले बंदो, आपका काम आ गया है जिनने ट्रायल बैलेंस पढ़ी है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। अब ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है एकदम पीएल के एंड में, तो पीएल से ये बैलेंस शीट ही जाएगा। वहां पे कैपिटल से नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट लॉस होता है कैपिटल से माइनस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट। क्योंकि आता ही प्रॉफिट के अंदर है, ये टिक ना कर देना ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट है, ट्रेडिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका कंपनी में स्टेक होता है, इंटरेस्ट होता है। तो सप्लायर्स तो भाई माल सप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट तो क्या ही पैसा देगी, एम्प्लॉयज पैसा लेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो बंदे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, पढ़ा भी होगा हमने, क्रेडिटर्स डेटर्स। क्रेडिटर्स से आप माल उधार नहीं लेते हो ऐसे, बस ये लोन लेंगे क्रेडिटर्स से। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, एकदम सही है, क्योंकि वेरिएबल क्यों कह रहे, फिक्स्ड क्यों नहीं कह रहे। हम तो कह सकते फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट को। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि एक मटेरियल बन रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट में लग रहा है। पर जो वेरिएबल है तो उसका कॉस्ट बदलता रहता है ना। रॉ मटेरियल का कॉस्ट ये थोड़ी ना कि 15 ही रुपए रहेगा, आज 15 है कल 18 होगा, कल को 12 भी हो सकता है। तो इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये वेरिएबल तो है, और डायरेक्ट इसलिए क्योंकि अब प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसने पूरा रॉ मटेरियल ने पूरा सपोर्ट किया प्रोडक्ट को बनने में। हेयर कम्स टू ऑल 16 एमसीक्यू, तो बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन हुआ है। अब आप फटाक से बस पेपर देख लो। देखो ये अभी मैंने बताया था शुरुआत में 40 मार्क्स कंपलसरी था, और ये आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। ये डिफरेंसेस पूछा गया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, बजट, फोरकास्ट, शेयर डिबेंचर्स। आसान, सबसे आसान ही है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है। क्वेश्चन 3 ये आपको करना है, डिफरेंसेस लिखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बस आप पढ़ो अच्छे से, बुक पढ़ो जो आपकी बुक है। मेरे समय में तो सीबी गुप्ता चलती थी, मुझे अभी भी याद है। सीबी गुप्ता एक राइटर होते थे, तो उनकी चलती थी क्लास 10th में मेरी भी। और शायद आप लोग बताना अच्छे से कमेंट करके कि आप में कौन सी बुक इस समय चल रही है। मेरे समय तो सीबी गुप्ता चलती थी। सब आसान है, जैसे एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बस आप पढ़ते रहो। यू जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर बुक ओनली।
आपका उसी से हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। इन विच सिचुएशन व्हाट डज द सेंट्रल बैंक गिव टू द गवर्नमेंट व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल, द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। ये आपकी सब बुक में दी होंगी सिचुएशंस कि भाई कब फेवरेबल और अनफेवरेबल बन जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होते हैं डेफिसिट, और एक और टर्म होता है, बस अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बस आप अभी बुक देख लेना, उससे आपका हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल, तो बस यही सब क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन दिखाने के लिए लाए। फिक्स्ड कॉस्ट फिर से आसान, रिक्रूट अ फ्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम आईटी, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हल्के से कि बस आपको थोड़ा, हाँ अब याद आया, वो सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो ये अनफेवरेबल बनी होगी जब डेफिसिट ज्यादा हो गया होगा सरप्लस से। तो ये कि इस समय सेंट्रल बैंक क्या एडवाइस करे, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को, कि फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। सिंपल सा, बस सेंट्रल बैंक क्या एडवाइस कर सकता है इसमें, ये कहेगा कि भाई इंपोर्ट करना बंद करो, ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि ज्यादा ज्यादा फॉरेन करेंसी अंदर आए, यही एडवाइस करेगा कि भाई स्टॉप इंपोर्टिंग थिंग्स, क्योंकि इंपोर्ट करोगे तो भाई हमारे का पैसा ही जाएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज वैसे ही नहीं है और कम हो जाएंगे। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ईआईटी कानपुर से एक्सटर्नल इक्विपमेंट दिखा रहा हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट देखिए फिर से पूछा गया है। तो आप अगर वो क्वेश्चन तैयार कर रहे हो 10 नंबर का, तो आपके 12 13 नंबर हो जाएंगे, एक एमसीक्यू भी आया है। बस आप ओवरव्यू कर लो, ये सेक्शन बी है 40 मार्क्स का, और बहुत चॉइस आती है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन एंड देयर आर 6 क्वेश्चंस। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, ऑब्जर्व द इमेज करिए आप आराम से एकदम। भाग रहे हैं भैया, फ्रॉड बताइए कौन सा है, बस आपको बुक पढ़नी है और कुछ नहीं। ये फिर एक मार्केटिंग का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो मार्केट फंक्शंस, बताओ मार्केट का क्या है, बस आप देखो सीआरएम मॉड्यूल और सेल्स मॉड्यूल पूछा गया है। बताइए आप क्या है ये, शायद ये इसी का पार्ट है, नहीं एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 का पार्ट है। ये इंश्योरेंस का साइड नोट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, शॉर्ट नोट पूछा गया, चिल्ली पाउडर ग्रोसरी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलेंगे, पर बहुत इजी होते हैं, मुझे सच में पता है, क्योंकि आई डू नॉट रीड द बुक, मैं तो बुक नहीं पढ़ता, पर बस मैं ट्रेडिंग पीएल, आपने देखा होगा कि दे आर लॉस्ट द लास्ट 5 to 6 वीडियोस आर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकल। सो आई डू नॉट रीड दिस बुक। अब पढ़े हुए तो मैं बताऊंगा नहीं कितने साल हो गए, पर काफी साल हो गए हैं। तो बस अब कोई फायदा नहीं है, आप देखते हो बस अब क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। ये जनरली ये 7th यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मिसेस पंडित परचेज अ पैकेट ऑफ चिली पाउडर। देख लीजिए आप आराम से। 8th क्वेश्चन फिर से एक, मतलब हल्का सा वो हल्का घुमा रहे कि राहुल एन entrepreneur feels that his business is wasting a lot of money on advertising everywhere. Aman, his partner, does not agree and feels that advertising is very important in today world. So yes, एग्री करूंगा अमनी से, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट तो है, पर जस्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेक होल्डर्स हु इन्वेस्ट इन द कैपिटल एंड एज्यूम ग्रेटर रिस्क और लॉस इन द एंटरप्राइज इक्विटी, और कौन कर सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस बताइए उनका। ये 8वां खत्म, अब शॉर्ट नोट पूछे गए प्रोविडेंट फंड में। बस अब बताओ इंटरनल इक्विपमेंट कैसे कर सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट के 3 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स बताइए, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी है पूरे की। एंड हाँ, दिस गाय और दिस स्टूडेंट हैज अटेम्प्ट द ट्रेडिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं टीबी 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 लिखा हुआ है। सो इसने किया है, हो सकता है कभी कभी थ्योरी इतनी अच्छी होती नहीं है, प्रैक्टिकल में 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते, बट रिमेंबर दैट यू हैव अ वेरी मच गुड कमांड इन प्रैक्टिकल, तभी आप करें, वरना फिर थ्योरी कर लें, ना ज्यादा भागें। पर मैं चाहता हूं कि आप करें, क्योंकि ये आपका अंदर से इट ब्रिंग्स अ सेल्फ बिलीव इन यू। फिर आप 11th 12th में तो आपको इतना कठिन नहीं आएगा, पर आप यहाँ डरिए नहीं, क्योंकि बहुत आसान आता है, बहुत आसान। ये क्वेश्चन 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 5, ये सेक्शन भी था। सो ओके, आप दो बातें बताइएगा कि आपके जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, दैट विच ऑथर बुक हैज बीन प्रिफर्ड इन योर स्कूल in class 10th for commercial studies as well as economics, and how was your result, all the class 10th result. I know that it has been an out because I am because
आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर टिल नाउ, तो मुझे पता है। बाकी आप बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप you all enjoyed it while explaining this all the MCQ. So thank you. Goodbye.